नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया, जो 5 मार्च तक चलेगा। पहले ही दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया तो सीएम योगी ने अन्य भाषाओं के मुकाबले उर्दू को तरजीह देने के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि वे अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भेजते हैं, जबकि वे चाहते हैं कि बाकी बच्चे उर्दू पढ़ें और मौलवी बन जाए। दूसरी तरफ संभल पर बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने 2 दिन पहले संभल हिंसा को लेकर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि संभल में इतना डर और जुर्म का माहौल बना दिया गया है कि लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। ओवैसी के इस बयान को पहले पुलिस ने सिरे से खारिज कर दिया था और अब कल के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि पलायन करने का वक्त तो अब असदुद्दीन ओवैसी का आ गया है। वह भारत से पलायन करके पाकिस्तान चले जाएं, भारत में इस तरह की गंदी राजनीति ना करे। इन सब के बीच अखिलेश यादव महाकुंभ को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार ने महाकुंभ के नाम पर लोगों की जान ली है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज से बजट सत्र की शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश में। आज सदन में तो जमकर रगड़ा है सीएम योगी ने अखिलेश यादव को। देखिए, कुछ शब्द हैं ऐसे जिसके ऊपर ये लोग विवाद करते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों ने पैदा किया। जैसे योगी आदित्यनाथ ने जो कठमुल्ला बताया, ये कठमुल्ला बनाने की प्रक्रिया इन लोगों ने शुरू की थी और आज मदरसों में भी कठमुल्ला ही बनाया जाता है। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपके जो नेता हैं अखिलेश यादव, वो कहाँ पढ़े? उन्हें पढ़ने के लिए मुलायम सिंह यादव ने ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया से पढ़ लिख कर भी वही गलतियां कर रहे हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए तो कौन से बुद्धिमानी का परिचय दिया? 5 साल ये मुख्यमंत्री भी रहे, 2012 से 2017 तक। लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव ने उसी कठमुल्लेपन को आगे बढ़ाया। यानी पहले मुसलमानों को खुश करने के लिए मदरसा कल्चर को आगे बढ़ाया। ये इफ्तार पार्टियों में जा जाकर जिस तरीके से अपने आप को मुसलमान साबित करने में लगे रहते थे, उससे भी इन्हीं लोगों को प्रेरणा मिली कि नहीं, ये मदरसा छापी स्टूडेंट हैं जिसको ये लोग प्रमोट करेंगे आगे। जो अखिलेश यादव की सरकारों ने इन्हीं मदरसों से निकले हुए लोगों को अलग अलग जगह पर नौकरियां दी और उस कल्चर को बढ़ाया। लेकिन हमेशा अखिलेश यादव के सरकार तो नहीं रहेगी। और जब आपको खुले मार्केट में जाना है, जहां पर सबके बीच कंपटीशन होता है, आपकी सरकार के लेवल पर चयन नहीं होता, तो कंपटीशन प्रतिस्पर्धा जब होगी तो इन कठमुल्लों के लिए कोई जगह नहीं होगी। ये कठमुल्ला शब्द कुछ दिन से ज़्यादा चर्चित रहा है और अखिलेश यादव को भी इसके बारे में जानना चाहिए कि इन्हीं के बिरादरी के एक जस्टिस शेखर यादव ने ये शब्द निकाला था एक संघ के कार्यक्रम में, विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम था, और उसमें कहा था कि ये कठमुल्ले जो हैं वो यूसीसी का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको दबा के रखना है, इनको अपने ही कम्युनिटी में कुछ वर्गों को दबा के रखना है। क्योंकि ये यूसीसी लागू होने से समस्या क्या आएगी? समस्या इनके विरासत के अधिकारों को लेकर उत्तराधिकार के नियम बदल जाएंगे कि आप ये नहीं कह सकते कि बेटियों को अधिकार नहीं देंगे। आप ये नहीं कह सकते कि अगर किसी की केवल लड़की है, यानी कि कोई लड़की है उसको केवल लड़की ही है, लड़का नहीं है, तो वो अपने पूरी संपत्ति उस लड़की को नहीं दे सकता। ये शरिया कानून है इन लोगों का। उसमें से मैक्सिमम आप 50% दे सकते हो और 50% आपको देना पड़ेगा अपने मेल रिलेटिव को, या उसे भी नहीं दोगे तो फिर यही वक्फ वाले आपके पास ये कागज पत्तर लेकर आ जाएंगे और कहेंगे कि इसे दान दे दो, वक्फ कर दो, क्योंकि 50% से ज़्यादा तो तुम दे ही नहीं सकते। तो वही वक्फ की प्रॉपर्टी बन जाएगी। फिर उसमें मदरसा, उसके बाद मस्जिद या दरगाह कुछ भी बना दिया जाएगा और फिर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव, उनके पूरे कुनबी और ये जो कठमुल्ले बैठे हुए हैं सदन के अंदर, जिसका आधार ही होता है विरोध करना, उसको जवाब दिया है कि ये यहाँ पर बजट पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। राज्यपाल का अभिभाषण होता है और हर जगह, चाहे राष्ट्रपति का अभिभाषण हो दिल्ली में या लखनऊ में हो, राज्यपाल का अभिभाषण, हर जगह इनका एक ही आधार है कि हम विरोध करेंगे।
क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और ये परंपरा रही है कि वो सरकार के योजनाओं की सफलता, सरकार की सफलता की बात करते हैं और उसके बाद जब अभिभाषण पर चर्चा होती है तो आप उस योजनाओं की कमियां बताओ, यानी सरकार के ऊपर हमला करो कि सरकार ने ये किया है, तो आपको लगता है कि सरकार ने ये सही तरीके से नहीं किया, तो उस पर अभिभाषण पर जब धन्यवाद प्रस्ताव आता है और उस पर चर्चा होती है तो उस दौरान आप बोल सकते हो। लेकिन आप तो चीखने चिल्लाने के अलावा कुछ जानते नहीं, क्योंकि इन लोगों ने राजनीति ही वैसे की है, चाहे शिवपाल यादव हो, अखिलेश यादव हो, राम गोपाल यादव हो। ये सिर्फ कहने के लिए समाजवादी पार्टी है, लेकिन है परिवारवादी पार्टी, सारे परिवार के लोग इनके रहेंगे। ये कहते हैं अखिलेश यादव क्या कि हम सारे धर्म के लोगों को अपना ही मानते हैं, हमारे हिंदू सनातन परंपराओं में माना गया है सभी धर्म हमारे लिए एक तरह से हैं। लेकिन ये अपने घर में ये नहीं मानते, अपनी पार्टी में नहीं मानते। ये यादवों की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, मानते हैं। इनका समीकरण जो बताता है इक्वेशन, पॉलिटिकल इक्वेशन ऐसे ही बनाते हैं। लेकिन इन्होंने ये नहीं माना कि सारे हिंदू एक हैं, ये एक परिवार की तरह सारे हिंदुओं को नहीं मानते, सारे धर्मों को मानेंगे, लेकिन हिंदुओं के एकीकरण की बात यानी कि एकजुट होने की बात आएगी तो इनको तकलीफ होगी। यहां तक कि अपनी पार्टी में ये परिवार को एक मानते हैं, पार्टी में सबको एक नजर से नहीं देखते, धर्म में सबको एक नजर से देखेंगे, लेकिन पार्टी के अंदर एक नजर से नहीं देखेंगे। ये वहां पर इनको दिखेगी जातियां, वहां पर इनको दिखेगा जातीय फार्मूला, और जातियों में भी जब बात होगी अपनी ही जाति की तो वहां पर इनको दिखेगा परिवार, कि यादव तो लगा हुआ है, सारे यादव खुश हो जाएंगे। कितने यादव हैं इस पार्टी के अंदर, लेकिन यादव कौन है? इनके सारे परिवार के लोग, चाहे राम गोपाल यादव हों, राम कृपाल यादव हों, या शिवपाल यादव हों, या फिर धर्मेंद्र यादव हों, जितने यादव हैं इनके पार्टी में वो सब इनके परिवार के ही होंगे। अखिलेश यादव के सारे चचेरे भाई बहन बहनोई, यही सारे लोग पार्टी पर कब्जा करके रखेंगे और कहेंगे कि हमने इतने यादव को मंत्री बनाया, इतने यादव को पार्टी में जगह दी। तो इन लोगों का जो तरीका है वो तरीकों का जवाब योगी आदित्यनाथ ने दिया है। ये कठमुल्लों की पार्टियां हैं और यही मुल्ला मौलवियों का काम करने के लिए इन लोगों को प्रमोट किया गया है। इसलिए हम उस संस्कृति को आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसी संस्कृति को बढ़ाते रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में ऐसे ही ये दबाव बनाते रहेंगे, इनको जाहिल बना के रखो और उसके बाद पत्थरबाजी करवाओ, जैसे संभल में करवाया। हर जगह पर इनका इस्तेमाल उसी तरीके से करो, क्योंकि इनके अंदर अक्ल नहीं रहेगी कि हमारे लिए कौन सोच रहा है और कौन हमारे खिलाफ सोच रहा है। तात्कालीन फायदा, मतलब अगर वर्तमान के सिर्फ फायदा देखोगे तो तुम्हारा भविष्य खराब होगा, और यही इन लोगों की स्थिति है। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही है। संभल पर ओवैसी ने खूब बयानबाजी करने की कोशिश की, खूब राजनीति करने की कोशिश की, लेकिन अब पाकिस्तान जाने की नसीहत। देखिए, ओवैसी तो संभल पर राजनीति करने के लिए ही पैदा हुआ है। ओवैसी कि राजनीति शुरू होती है मुसलमानों से, अब खत्म मुसलमानों पर होती है, क्योंकि वो मुसलमानों की पार्टी है, वो अखिलेश यादव की पार्टी नहीं है जो कि मुसलमानों को भी साथ में रखे और हिंदुओं को तोड़ तोड़ कर कुछ लोगों को हिंदुओं का साथ रखे। इसलिए वो तो मुसलमानों को ही बात करेगा, लेकिन वो जो बात कर रहा है वो बात में अंतर आ गया है। ओवैसी दो भाई है, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी है जो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड शब्दों का इस्तेमाल करता है, बैरिस्टर है और चाहता है कि लोग हैं जो उनको एक ऐसे लीडर के तौर पर एक्सेप्ट करे कि वो सोफिस्टिकेटेड है, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करता है, अच्छे तरीके से लोगों को समझाता है, तो इसलिए ये बोलने का तरीका बदल लेता है। लेकिन इसी का भाई अकबरुद्दीन ओवैसी जो बिहार गया था तो एक जगह जाने के बाद वहां पर मूर्तियां तोड़ दी गई, जो हैदराबाद में उठकर कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, हम बता देंगे, वो धमकी वाला है। और ओवैसी, ये जो बड़ा ओवैसी है असदुद्दीन ओवैसी, ये भी कहीं ना कहीं उसी छिपी हुई भावना के साथ रहता है। लेकिन आज ये बदल चुका है। आज ये क्या कह रहा है कि हम आक्रामक नहीं हैं, हम डिफेंसिव मोड में हैं, क्योंकि संभल में पुलिस ने अत्याचार किया, पुलिस ने ऐसा माहौल तैयार कर दिया है कि मुसलमान भाग रहे हैं। उस समय ओवैसी कहाँ जाता है या ऐसे लोग कहाँ जाते हैं जब कई ऐसे मोहल्ले हैं हिंदुओं के जहां मुस्लिम
धीरे धीरे बढ़ गए और वहां से इतना परेशान किया गया इन लोगों को कि वहां के हिंदू पलायन करने लगे। संभल में भी हुआ है। या फिर मजबूर हो जाते हैं घर के आगे पोस्टर चस्पा करने पे कि ये मकान बिकाऊ है। बिकाऊ मकान पर वो उस समय कुछ नहीं बोलेंगे, ताला लटका हुआ रहेगा। तो उस समय इनको लगता है कि देखो एक और मोहल्ले पर मुसलमानों का कब्जा हुआ, क्योंकि इनके काम करने का तरीका ये है। ये पॉलिटिकल पार्टियों की बात नहीं कर रहे, ये मुसलमानों का काम करने का तरीका क्या है। ये दिल्ली में ऐसे कई जगह हैं, सीलमपुर जैसे क्षेत्रों में भी, दिल्ली में भी ऐसे कई मोहल्ले हैं जहां मुसलमानों की जनसंख्या उस मोहल्ले में बढ़ी और धीरे धीरे मकान एक दूसरे से खरीदना शुरू किया। अब जबकि 10-15% वहां हिंदू बच गया तो धीरे उसे जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहां का माहौल ही वैसा कर दिया गया। वो आप सुबह में पूजा करने के लिए निकल रहे हो और ये सुबह के 7 बजे 6 बजे दुकान खोल के बैठा हुआ है, कॉर्नर पर ही आपको ये बकरा बकरी लटका हुआ ये मांस की दुकान दिखाई पड़ जाएगी। आप पूजा करने जा रहे हो, मांस की दुकान के सामने से गुजरोगे तो कितने दिन उस मोहल्ले में रहोगे। आप उन मोहल्लों में जहां मुस्लिम इलाका है वहां आरती नहीं कर सकते, ये लोग उसी समय हंगामा खड़ा कर देंगे। आप पूजा पाठ ढंग से नहीं कर सकते, अपने यहाँ अपने घर के आगे जागरण नहीं करवा सकते। ये स्थितियां ये लोग पैदा कर देता है और फिर वहां के लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि चलो मोहल्ला बदल लेते हैं, कम से कम अपना धर्म तो बचा रहेगा, नहीं तो ये तो हमें धर्म भ्रष्ट कर देगा। धर्म इन लोगों का तो तरीका ही यही है, एजेंडा ही यही है कि जहां जहां जाओ वहां पर धीरे धीरे कब्जा करो, पैर पसारो और उसके बाद पूरे मोहल्ले पर कब्जा कर लो। अगर जरूरत पड़े तो बढ़ता जाए तो पूरे स्टेट पर कब्जा कर लो, जैसे जम्मू कश्मीर में किया है। जम्मू कश्मीर में घाटी के क्षेत्रों में सारे कश्मीरी हिंदुओं को धीरे धीरे निकाल दिया और कब्जा कर लिया। और ऐसा कब्जा किया है कि आज जम्मू कश्मीर में कोई भी मुख्यमंत्री हिंदू नहीं बन सकता। अब आगे डेमोग्राफी चेंज हो तो बदलाव की संभावनाएं हैं, लेकिन अभी तक तो यही दिख रहा है, जम्मू कश्मीर का कोई भी मुख्यमंत्री हिंदू हो ही नहीं सकता, अभी तक हुआ नहीं। अब आगे अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये केंद्र से ऐसी व्यवस्थाएं करे कि कम से कम घाटी के क्षेत्रों में ये कश्मीरी जो हिंदू बाहर रह रहे हैं उनको वहां पर वोट देने का अधिकार मिल जाए, जाकर वोट दे दें और बाहर के लोगों के लिए ओपन कर दे, घाटी के क्षेत्र में भी हिंदू बसने लगे तो ये संभावनाएं बढ़ती हैं। लेकिन इन लोगों का तरीका यही है और अब संभल में ये हो रहा है। तो संभल में परेशानी मुसलमानों की है, दंगा इसने पैदा किया, हंगामा इसने किया, तो इसने हंगामा किया, पुलिस की कार्रवाई इसके खिलाफ हो रही है। पहले की सरकारें होती तो कार्रवाई नहीं होती, अखिलेश यादव कार्रवाई नहीं करने देते। जैसे मुजफ्फरनगर में हुआ था, दंगे के बाद मुसलमानों पे कार्रवाई नहीं हुई, हिंदुओं पर कार्रवाई हुई। तो वहां के मुसलमान अब डर से भाग रहा है, तो डर से भाग रहा है, उसको वहां के हिंदुओं ने तो परेशान नहीं किया। पुलिस वो कोई ऐसा निर्दोष व्यक्ति को पकड़ कर नहीं ला रहा और पुलिस वाले ऐसा नहीं है कि हर मौलवी मौलाना के दरवाजा खटखटा रहे हैं कि तुम घर में क्या कर रहे हो। वो उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है जिसका नाम है दंगा करवाने में, जिसने पुलिस के ऊपर हमला किया, जिसने पत्थरबाजी की। तो इसका मतलब है कि अब संभल में जब ओवैसी उठकर कहने लगा कि वहां ताले लगे हुए हैं तो संभल में अब धीरे धीरे खाली होना शुरू होगा और ये मौलाना जो कि पहले वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार करता था, अब वहां अपना मकान बिकाऊ है का बोर्ड लगा के ये बाहर जाएगा जैसे स्थितियां पैदा हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो एक तरफ बजट सत्र के दौरान सदन में सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला और सपा नेताओं की बोलती बंद कर दी, तो दूसरी तरफ संभल पर राजनीति करने वाले ओवैसी को आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पाकिस्तान जाने की सलाह दे दी है, जिससे कट्टरपंथियों को मिर्च लगनी शुरू हो गई है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।